नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक के बात। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकान सूचीकरण एवं आवास गणना से संबंधित प्रश्न 1 से 16 तक के उत्तर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर किराएदार है आपके मकान में तो उसको आपके घर का सदस्य माना जाएगा कि जिस मकान में रह रहा है वो अलग मकान नंबर के रूप में यूज किया जाएगा। परिवार का मुखिया किसे माना जाएगा? हो सकता है कि परिवार का मुखिया आपके नजर में बड़ा हो लेकिन परिवार चलाता छोटा बच्चा हो, यानी छोटी उम्र का कोई चला रहा हो, तो परिवार के मुखिया की परिभाषा क्या है? परिवार नंबर कैसे डलेगा? दंपति की संख्या क्या होगी? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यह वीडियो प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रगणक हैं और पर्यवेक्षक हैं और मकान सूचीकरण की गणना के लिए आपकी नियुक्ति हुई है और आप करने जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे जरूर आप देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे जनगणना के इस चैनल पे प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्नों पे। मकान सूचीकरण, मकानों के गणना के जो ये प्रश्न जो है वो आधारित आपको जो है वो आवास की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, धारित संपत्तियां और अन्य। जैसे आवास की स्थिति यानी फर्श कैसा है, दीवार कैसी है, छत की सामग्री क्या है, घर का उपयोग कैसे हो रहा है, उसकी स्थिति कैसे, घर का उपयोग में आवासीय, नॉन आवासीय, नॉन रेसिडेंशियल इत्यादि कह सकते हैं। स्वामित्व की स्थिति क्या है, आपका है, किराए पे है या कैसे है। कमरों की संख्या की स्थिति क्या है, विवाहित जोड़ों की संख्या क्या है। उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो किससे आधारित होगा? पेयजल से, प्रकाश से, शौचालय सुविधा से, जल निकासी से, स्नान से, रसोई खाना पकाने के लिए ईंधन से। भारित संपत्तियां रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन या मोबाइल या स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, इंटरनेट की सुविधा। और कार, जीप, वैन, यही एक बात आती है। आजकल बहुत सारे लोगों के पास ये जो तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है, इसकी बात भी हम इस करेंगे। क्या उसकी गणना होगी? लोगों के पास ट्रैक्टर है, उसकी गणना कहां होगी? मोटरसाइकिल, मोपेड की बात की जा रही है, गांव में तो लोगों के पास ट्रैक्टर मिलेंगे, उसकी गणना कैसे होगी? इन सब की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अन्य जो चीजें हैं इसमें हम परिवार में उपयोग किया जाने वाला अनाज, मोबाइल नंबर, इन सब की जानकारी इन 1 से लेके आपको जो प्रश्न 34 तक बनते हैं, जिसमें 33 प्रश्न है, आपको देखने को मिलेंगे और हम जानेंगे इसमें 16 तक के। चलिए देखते हैं। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो पहला चरण लॉगिन में आता है, आपका जो क्रेडेंशियल्स है वो आप जब लॉगिन कीजिएगा तो प्रदत्त लॉगिन या क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद स्थान संबंधी सूचनाएं आपको दिखेगी। उसके बाद आप जब जाइएगा, डाटा आरंभ जब कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि जब मोबाइल पे की बात मैं कर रहा हूं, जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आप सबसे पहले पूछेगा आरंभ में ही आवंटित ब्लॉक में अनुमानित जनगणना मकानों की संख्या। तो आपको जनगणना मकानों की संख्या और भवन की संख्या आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, कितने भवन है और कितने आपको मकान है अनुमानित देनी पड़ेगी आपको। जब आप वहां उसे डाल देते हैं तो आप पहुंचते हैं पहले प्रश्न पे, यानी यूं कहें पहले वाले लाइन पे। और उसी पहले वाले लाइन को लाइन नंबर ही कहा जाता है। ठीक है, और ये लाइन नंबर ऑटोमेटिक होता है। और जब आगे के स्क्रीन में जाते हैं तो ये लाइन नंबर जो यहाँ कोने में आपको दिखता है और यहाँ मकान नंबर आपको दिखता है, यहाँ बताया भी गया है। और ये आपको भरना नहीं होता है। दूसरे में आपको भवन नंबर डालना होता है, तीसरे में आपको जनगणना मकान ये ऑटोमेटिक उठाता है। रिपीट किसे कहते हैं, न्यू किसे कहते हैं, इस मकान नंबर में रिपीट किसे क्या है, इन सब की जानकारी अलग वीडियो में उपलब्ध है। मैं यहाँ प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ 3 प्रश्नों की बात हो गई। चलिए आगे कुछ और डिटेल जानते हैं इसके बारे में। और भवन संख्या के बारे में अगर हम जानते हैं तो यहाँ भवन संख्या आपको मिलेगी कहां से? आपको जानकारी जैसे पहले दी जा चुकी है कि जो मकान सूचीकरण का जो पहला चरण का काम है, इसमें भी आपको 2 स्टेप देखने पड़ते हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 तारीख से 4 तारीख तक आप अपने HLB का मुआयना करेंगे, वहां जाके भवन की नंबरिंग करेंगे, नजरी नक्शा बना देंगे, यानी भवन की नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद आप दूसरे स्टेप में जाइएगा 4 तारीख से आगे, यानी 31 मई तक ये चीजें होनी है। ये मैं मई की बात कर रहा हूं, 31 मई तक ये काम पूरा हो जाना है। तो 4 मई के बाद जब आप जाएंगे उन प्रश्नों को लेकर, उससे पहले आपने 2 और 4 के बीच में यहाँ भवन पे नंबरिंग कर दिया होगा। भवन पे नंबरिंग किया आपने, मकान पे नंबरिंग अभी नहीं किया आपने। जब दूसरे चरण में 4 तारीख के बाद नजरी नक्शा आपने टेम्पोररी बना के
जब आप मोबाइल के साथ जब जाएंगे तो आपको मिलेगा सभी भवनों पर दिया हुआ नंबर जिसे आपने दे दिया है। चलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, पूर्व निर्धारित भवनों की संख्या का प्रयोग। तो आप क्या करेंगे, जो आपने भवन संख्या दिया है उसी का प्रयोग करेंगे। कहां, इसमें, इस वाले में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मान लीजिए लोकल प्रशासन अगर दिया रहता है तो क्या होता है, यदि प्रगणक किसी ऐसे ब्लॉक में गणना कर रहा है जहां भवन लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, उसको आपको यूज करना है। अगर यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से आपको भवन संख्या दी गई है तो इनका प्रयोग किया जाना चाहिए एवं जनगणना भवन संख्या नहीं दिए जाने चाहिए। अगर व्यवस्थित रूप से दिया गया है तब, अगर नहीं दिया गया होगा क्या होगा, तब आप उसको अपने अनुसार उसको आप अपना क्रमांकन करेंगे। स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं भवन आखिर कहेंगे किसको। आपको बताया गया कि जो 4 खंभों पर और जिसपे ऊपर से शेड हो वो भवन है। तो यहां अगर देखा जाए तो ये सीधी सी बात है, इसको काट दिया गया, ये भवन है, ये भवन नहीं है। भवन कौन है, ये तो यहाँ कहा गया है खाली प्लॉट, बिना छत के निर्माणाधीन इमारतें या ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहां निवास नहीं किया जा सकता, भवन नहीं माना जा सकता। या क्या यहाँ निवास किया जा सकता है, नहीं निवास किया जा सकता है। कुछ मामलों में लोकल प्रशासन क्या करता है, खाली प्लॉट को भी नंबर दे देता है, परंतु जनगणना भवन संख्या सिर्फ भवनों को ही दिए जाने का प्रावधान है। तो ये भवन है, यह भवन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है कि भवन संख्या देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, पहले जान लिए, भवन, मकान और परिवार। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज हो रहा है ये मकान सूचीकरण के लिए हो रहा है। यानी और मकान किसके बीच में आता है, भवन और परिवार के बीच में आता है। ये सारा सूचीकरण इसी मकान का हो रहा है। इसी मकान के सूचीकरण के लिए भवन संख्या दिया जाता है और भवन संख्या दिए जाने का उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक भवन और हाउस लिस्टिंग प्लॉट, जिसको हम HLB कहते हैं, में स्थित जनगणना मकान को एक व्यवस्थित रूप से आवंटित क्रमांक प्राप्त हो। इसीलिए भवन का नंबर दिया जाता है उस HLB ब्लॉक में कि अगर भवन को संख्या हमने दे दिया है, उस भवन में अब मैंने हमने 1 2 3 4 5 ऐसे भवन दे दिया, अब उसमें अंदर कितने मकान हैं उसको क्रम में उसी बेस पर, यानी भवन के नंबर के बेस पे उसको आगे क्रमशः बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यहां कहा गया कि भवन संख्या देने का प्रोटोकॉल क्या है। क्या ब्लॉक के समस्त भवनों को लोकल प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से भवन संख्या दी गई है? हाँ, अगर दी गई है तो लोकल प्रशासन वाला दी गई संख्या को रिकॉर्ड करें। अगर नहीं दी गई है तो नई जनसंख्या भवन संख्या आप दें। हम यहाँ मकान की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भवन की बात कर रहे हैं। जनगणना के उद्देश्य से ब्लॉक में भवन संख्या देते समय एक ही नंबर सिस्टम को लागू करना है और एक ही ब्लॉक में 2 तरह के नंबर नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, भवन संख्या जब दिए जाएंगे तो एक ही तरह के 2 नंबर, 2 जगह एक नंबर 2 जगह प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहां कहा गया जनगणना कार्य करने के दौरान नया भवन, मान लीजिए आप यहां आए 10 नंबर और 11 नंबर को दे दिया, जब दोबारा आप आ रहे हैं तो हो क्या रहा है कि यहाँ एक और मकान आपको बन गया। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि कोई भी अगर आप जनगणना मकान और भवन का नंबरिंग करने जा रहे हैं, उसमें कोई मकान बन रहा है, ध्यान रखिए कोई स्ट्रक्चर बन गया है, उस पर छत सब डल गया है तो मकान है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर खड़ा है, छत नहीं डला है तो मकान नहीं है। लेकिन जब आप लौट के आते हैं तो वो जो छत है, ये जो स्ट्रक्चर था इस पे छत हो गया है, अब इसकी नंबरिंग करनी होगी। यह एक दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि आप इसको करने गए, इसको किए, लेकिन बीच में भूल बस ये छूट गया, तो इसकी नंबरिंग कैसे की जाएगी? वही भवन के क्रमांक को कहा जा रहा है 10 11 12 1 ऐसे किया जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, 10 के बाद है और 11 से पहले है, इसको क्या किया जाएगा 10/1 किया जाएगा। यही को यहाँ बता रहा है 10 और 11 के बीच में कोई नया भवन मिलता है तो उसको क्या करेंगे 10/1 कर देंगे, यानी 10/1 कर देंगे। इस तरह से व्यवस्था करेंगे। अब मकान की नंबरिंग कैसी होगी, मकान की नंबरिंग आपको, अब जनगणना मकान संख्या, अब चूंकि हम प्रश्नों पे जा रहे हैं तो इसलिए मकान संख्या और भवन संख्या बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये 4 डिजिट का होता है मकान संख्या, ये ऑटोमेटिक लेता है, ऐप लेता है। जनगणना मकान जो है गणना की मूलभूत इकाई है। मैंने बताया था कि सबसे बड़ी बात मकान ही है। यह मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर प्रत्येक जनगणना मकान को एक एक अद्वितीय अनुक्रमिक संख्या आवंटित की जाती है। अद्वितीय माने इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, और यही होगा किसी मकान का नंबर अगर 001 दे दिया गया है तो उस ब्लॉक में
एक इस 0001 के अलावा दूसरा कोई नंबर भवन को यानी मकान को कोई एक नंबर किसी और को नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ एक ही मकान को दिया जाएगा, यानी अद्वितीय है, दूसरा नहीं होगा। और ये क्या होगा, क्रमशः होगा, क्रम में किया जाएगा। यानी अगर है तो 1 2 3, अगले भवन में जाएंगे 4 5 6, फिर अगले भवन जाएंगे 7 8 9 10, अगले भवन में जाएंगे 11 12, अगले भवन में जाएंगे 13, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ये क्रम में जाएगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी अद्वितीय वाली कंडीशन ये है। अब ध्यान दीजिए, आप भवन का नंबर जब देने जाएंगे तो इस तरह से नहीं, मकान का नंबर जब देने जाएंगे, बार बार भवन आ रहा है, मकान का नंबर देने जा रहे हैं तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। और संख्या लिखनी है तो आपको भवन का जब नंबरिंग करने जाएंगे तो वहां क्या लिखेंगे, जनगणना भवन नंबर, अब तब लिखेंगे आप भवन का नंबर, और प्रयास करें कि 3 डिजिट में लिखें, क्योंकि कहा गया है कि भवन जब एचएलबी ब्लॉक बनाई जाती है तो 150 से 180 की बात वहां की जा रही है, तो चूंकि ये 3 डिजिट में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं कहीं स्पष्ट किया गया है कि कितने अंक में होना चाहिए, लेकिन मकान नंबर को स्पष्ट किया गया है, तो उसको कैसे लिखेंगे, जनगणना मकान नंबर, तब करेंगे। मान लीजिए संख्या लिखनी है 4, तो ऐसे 3 डिजिट 0 और ऐसे 4 डिजिट में ये लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे लिखेंगे आपको ये बता दिया, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहां 3 हो गया, ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि 1 यहां लिख दिए और 2 यहां लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। आप कैसे लिखेंगे, उसको क्रमशः लिखा जाएगा, ठीक है। 2 नहीं, ये 2 यहां होगा, 3 यहां होगा, ऐसे ये क्रमशः आगे बढ़ता रहेगा। यहां कहा गया कि आरंभिक बिंदु मकान सूचीकरण ब्लॉक्स में पहले मकान को संख्या 1 दी जाएगी। नियम 2, सततता यानी कंटिन्यूटी रहेगी, किसी भी ब्लॉक में मकान संख्या क्रमिक रूप से लगातार आगे बढ़ती है, इसका पालन किया जाना है, यह बिखरे हुए क्रम में नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ बताया गया। अब देखिए, एक भवन में एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं, स्पष्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, मकानों को ये और भवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि भवन में छत होना अनिवार्य है, खुले प्लॉट जमीन को नहीं गिनते हैं भवन में, लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए भवन संख्या को प्राथमिकता देनी है, यदि प्रशासन द्वारा नंबर नहीं दिया गया है तो भवन नंबर खुद से देंगे, और गणना के दौरान छूटे गए भवन को आप इस एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं बटा करके। और जनगणना मकान में यह 4 अंकों का नंबर होता है, पूरे ब्लॉक के लिए एक ही और निरंतर सीरियल नंबर आपको चलेंगे, सदैव 0001 से आरंभ होता है, प्रत्येक भवन के साथ अनुक्रम रीसेट नहीं होता है। अनुक्रम रीसेट का मतलब एक भवन में आ गए और यहाँ 4 गो मकान है, तो अगले दूसरे भवन में गए तो वहां फिर भवन में मकान को 1 से नहीं शुरू करेंगे, यानी पिछले वाले 4 को यहाँ आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 5 6 करेंगे। ऐसा नहीं कि हर भवन में मकान अलग से नंबर दिया जाएगा, वहां अनुक्रम रीसेट नहीं होगा, वो क्रम में चलेगा। नवनिर्मित मकानों के लिए आपको यहाँ बता दिया गया, स्थित मकानों को एचएलबी की अंतिम जनगणना के बाद जनगणना मकान संख्या दी जाती है। मान लीजिए कि सारा कुछ हो गया है और बीच में आपको जब पता चलता है कि 10 एक ये नंबर दिया गया है, तो इसमें जो मकान है, इसको सबसे लास्ट भवन गिनने के बाद जो मकान नंबर बनेगा वो इसको अलॉट किया जाता है। स्पष्ट हो गया। चलिए, यही कहा गया कि नवनिर्मित भवन में स्थित मकानों को एचएलबी की अंतिम जनगणना के बाद जनगणना मकान संख्या दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जनगणना मकान संख्या दर्ज करने के बाद नेक्स्ट बटन हो गया, हमने तीसरा प्रश्न वो था। उसके बाद क्या आता है, क्या परिवार द्वारा स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की गई है? 2 विकल्प आते हैं, हाँ या नहीं। यदि परिवार स्वगणना किया है तो हाँ विकल्प चुनेगा, और फिर प्रश्न 7 यानी मकान का उपयोग पे वो सीधा प्रश्न पहुंच जाएगा, और वहां 2 विकल्प मिलेंगे, एक मिलेगा निवास यानी आवास के रूप में यूज होता है, या आवास और अनुपयोग के रूप में भी यूज होता है। उसके बाद आपको पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 9, परिवार की संख्या, हाउस होल्ड नंबर। ये स्वतः उत्पन्न होती है, ऑटो जनरेटेड है, आपको नहीं भरना होता है। यदि स्वगणना संदर्भ संख्या आपको उपलब्ध एसी आईडी से आपको डालना होता है, अगर मिलती है तो उस परिवार का डेटा मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित आपको हो जाता है। वहां क्या होता है, वो प्रदर्शित आपको हो जाता है, जैसे आप वहां डालते हैं तो पूरा डिटेल जी उस व्यक्ति ने जिसने भी भरा होगा वो पूरा डिटेल आपके मोबाइल पे आ जाता है। और प्रगणक क्या करेगा, प्रगणक को डेटा की सही या गलत स्थिति के अनुसार ही डेटा सबमिट करना होगा या संपादित करना होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन कर दिया है तो वो फाइनल है, नहीं, इसको प्रगणक करेगा। यदि परिवार ने स्वगणना नहीं की है तो प्रगणक द्वारा नहीं विकल्प चुना जाएगा, और आगे उसके बाद पूरा डेटा मोबाइल ऐप से संकलित किया जाएगा। बात आती है चौथा प्रश्न। चौथा में होगा फर्श की मुख्य सामग्री में क्या होता है। अब देखिए, फर्श में
अलग अलग चीजें यूज होती है, लेकिन कहा जाता है कि सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। फर्श में जो सबसे ज्यादा यूज किया गया उसे आप मानेंगे। बहुमंजिला इमारतों में, फ्लैटों में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दीवार की मुख्य सामग्री, सामग्री का बड़ा हिस्सा ही प्रमुख सामग्री का निर्धारण करेगा। जो ज्यादा सामग्री यूज की गई है दीवार में उसे यूज करेगा। और कोड 1 से 5 में उन सामग्री को दर्श, चूंकि देखिए कोई भी प्रश्न है तो उसके विकल्प दिए गए हैं और उसी विकल्प को कोड कहा जाता है। तो 1 से 5 में उन सामग्रियों को दर्शाया गया है। जब आप प्रश्न आपके सामने मोबाइल में खुल आएगा जो अस्थायी प्रकृति के नहीं है, और छठा से लेकर 9 तक कोड वाले सामग्री अस्थायी प्रकृति के हैं। अब यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि बाहरी सतह पर प्लास्टर और पेंट होने के कारण अक्सर दीवार की सामग्री छुप जाती है और पता नहीं चलता है, तो आपको इसकी जांच और पुष्टि कर लेनी होगी। कहा गया है दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि तब की जानी चाहिए जब बाहरी सतह पर इसका पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि वह प्लास्टर और पेंट से छुप गई होती है या पेंट की हो। तो आप उत्तरदाता से पूछ सकते हैं। और दीवार की मुख्य सामग्री, दीवार जो बनी है किसी से बनी है। दीवार मिट्टी या कच्ची ईंटों की बनी हो सकती है, हालांकि इस पर सीमेंट और प्लास्टर पेंट भी किया जा सकता है, तो आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। दीवारें ढीले पत्थरों से भी बनी हो सकती हैं। यदि पत्थरों को चूने या सीमेंट के गारे से नहीं भरा गया है तो कोड 5 का चयन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से, अगर इस तरह से बनाया गया है लूज स्टोन से तो इसको अस्थायी माना जाएगा। अगर इस तरह से बनाया गया है तो ये आपको अस्थायी माना जाएगा। यदि दीवारें चूने या सीमेंट के गारे से अच्छी तरह से भरी हुई पत्थरों से बनी है तो इसे कोड 6 माना जाएगा। 1 से 5 तक को अस्थायी और 6 से 9 तक के कोड में जो माने जाते हैं अस्थायी। देखिए दिखने में लग रहा है कि अस्थायी है, ये अस्थायी व्यवस्था से अस्तर है। ऐसा नहीं कि पत्थर से घर बनाया है तो हम उसको पत्थर से मान लेंगे तो अस्थायी अस्थायी नहीं है। और जब तक वो चूने और गारे सीमेंट से उसको व्यवस्थित करके बिठाया ना गया। स्पष्ट है। चलिए दीवार की सामग्री, यदि दीवार में 2 प्रकार की चीजें लगाई हैं तो दीवार में जो सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किया गया है वो आप वहां यूज करेंगे। यही कहा गया यदि दीवार के 2 प्रकार हो तो पता लगाएं कि कौन सी दीवार अधिक उपयोग की जाती है। 2 प्रकार है दीवार के, तो उसमें आपको यूज में देखना होगा कि कौन सा ज्यादा यूज दीवार किया जा सकता है, तो उसी के मटेरियल को आप करेंगे। चलिए छठा में छत की मुख्य सामग्री, सामग्री का, अब छत की सामग्री हो सकती है उसके बारे में बताना है। तो सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा, यानी जो भी चीज लार्ज स्केल पे यूज किया गया है वही होगा। अब यहाँ कुछ चीजें अगर मगर में जान लेते हैं। पूरे घर की छत कंक्रीट की हो सकती है, हालांकि कोई अस्थायी निर्माण हो सकता है जिसकी छत फूस की बनी हो। ऐसे मामले में छत की सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए। खपरेल, कवेलू, खपरा पारंपरिक हस्त निर्मित छतें की टाइलें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत की सामग्री ऐसे हो सकती है, यदि मुख्य सामग्री सिंगल हो तो उसे स्लेट के रूप में आप कर सकते हैं। ये सब स्लेट से हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ और अगर मर गए छत की सामग्री, मान लीजिए कि भूतल की छत लकड़ी की है, यानी ग्राउंड लेवल आपकी लकड़ी की है, जबकि ऊपरी मंजिल की छत कंक्रीट की है, तो ऐसे में जनगणना भवन की छत को कंक्रीट की छत माना जाएगा। मान लीजिए कि ये एक ही मकान है और नीचे क्या है, लकड़ी का है, और ऊपर आपको छत की सामग्री अब क्या है, कंक्रीट की है, तो ऊपर वाले को माना जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग जनगणना भवन है, भवन को नहीं, अलग अलग मकान, तो भूतल पर स्थित आपको जनगणना भवन की छत लकड़ी की होगी। ठीक है, और ऊपरी वाला आपको भवन नहीं कहेंगे, इसको मकान कहेंगे, वो कंक्रीट की होगी। लेकिन अगर एक ही मकान ये ट्रीट किया जा रहा है तो ऊपर वाले को मिटा देंगे। ठीक है, आगे है छत और दीवार मुख्य सामग्री। छत और दीवार बनाने में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री उपयोग हो रही है, तो आपको बताने हैं। ये इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, आपको घास और फूस के भी हो सकते हैं। उस तरह से कोड में सब लिखा रहता है, घास और इस तरह से चीजें बनाई जा सकती हैं, लिखा हुआ है क्या चीज कैसे है, सारे के कोड आपको उपलब्ध है। चलिए अब देखते हैं 7वां, जो जनगणना भवन के उपयोग आवासीय हो सकता है, आपको आवासीय सह अनुपयोग हो सकता है और गैर आवासीय हो सकता है। अब देखिए जनगणना मकान का क्लासिफिकेशन इसी तरह से है। बड़े थोक बाजारों में, इन दुकानों और कार्यालयों में काम करने वाले लोग रात के समय इसका उपयोग निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालय के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रहते भी हैं, नीचे दुकान खोल लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आवास सह अनुपयोग। बहुत जगह लोग रात में दिन में दुकान करते हैं, उसी में रात में सोते हैं, तो वो भी ट्रीट किया जाता है वैसे ही। और गैर आवासीय उपयोग का विवरण देना आवश्यक है।
कोई गैर आवासीय है तो उसका विवरण देना है कि क्या है, वो किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, दवा की दुकान है, क्या है आपको बताना पड़ेगा। रेसिडेंशियल वाली स्थिति में आप जाएंगे तब। अब आगे चलते हैं जनगणना मकान के उपयोग। अब देखिए, अभी हम लोगों ने 7वें में उपयोग पे, अभी इसी में और चीजें अगर मगर है। जनगणना घरों में मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं जो घर की सूची बनाते समय नहीं हो रही। जब आप घर की जब सूची बना रहे तो उसमें नहीं हो रही, जैसे कि तेल मिले, शेड में गुड़ बनाना आदि, इनकी पहचान गहन पूछताछ से की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ लोग रहते हैं, देखिए कैसे है, यहाँ ये गुड़ बनाया जा रहा है, यहाँ ये रहने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये टेम्पोररी स्थिति में है, लेकिन आपको पूछ के बताना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति है, यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस उसके किसी भाग का उपयोग निवासियों द्वारा समान निवास के रूप में किया जाता है तो उसे निवास सह होटल यानी निवास सह लॉज, निवास सह गेस्ट हाउस कहा जाएगा, जैसा भी मामला हो। यदि परिवार संस्थागत है तो सही का निशान लगाएंगे, और संस्थागत परिवार के लिए केवल 11 प्रश्नों के उत्तर भरने हैं, केवल 11 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। संस्थागत परिवार की स्थिति में प्रश्न 9 में संस्थागत परिवार को परिवार संख्या 999 बताता है। स्पष्ट हो गया, संस्थागत परिवार है तो उसी तरह से बनाता है। अब स्थिति आती है जनगणना भवन की स्थिति। और जनगणना भवन की स्थिति कैसी है? समान परिवार जनगणना गृह जिनका उपयोग आवासीय या आवासीय सह अनुपयोग के लिए किया जाता है, ये किस पे लागू है? इन पे लागू है जिसपे वो रहते हैं या काम करते हैं। अब अच्छा है तो इस कंडीशन में है, रहने योग्य इस तरह से है, जर्जर स्थिति इस तरह से है, आप उसको लिख देंगे। इसमें ठूक फूट गए हैं और इनमें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है, बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है। ये मकान जीर्ण शीर्ण या बर्बाद हो चुके हैं, जिनका जीर्ण शीर्ण या मरम्मत नहीं किया जा सकता है, इन्हें जर्जर माना जा सकता है। कोड 3 इसके लिए यूज किया जाएगा। यहाँ कहा गया है कि जनगणना मकान का उपरोक्त वर्गीकरण केवल उत्तरदाता की सहायता के लिए है, हालांकि अंततः उत्तर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही चयन किया जाएगा। जो उत्तरदाता कहता है आपको वो मानना है, आपको अपने से जबरदस्ती कोई चीजें नहीं करनी है। यहाँ कहा गया है कि उत्तरदाता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही चयन किया जाएगा अंततः। आगे है 9वां, परिवार की संख्या। अब देखिए, ये फील्ड जो है ये निष्क्रिय रहता है, ये स्वतः अपने आप बढ़ता रहता है। और किस कंडीशन में परिवार को संख्या मिलती है? अगर वो आवासीय है, चाहे आवासीय सह अनुपयोग है। अगर गैर आवासीय है तो परिवार संख्या उसको नहीं मिलेगा। उन्हें ऐप क्या करता है? नंबर नहीं देता है, लेकिन जिस आवासीय और गैर आवासीय आपने ये आवासीय सह अनुपयोग किया है उसे आवंटित किया जाता है। यदि विकल्प आवासीय सह अनुपयोग और संस्थागत है तो ऐप संस्थागत परिवार को संख्या 999 आपको आवंटित करता है। यहां आप जब आवासीय सह अनुपयोग करते हैं तो अनुपयोग में वो पूछता है कि किस उपयोग में, तो अगर वहां आपने इंस्टीट्यूशनल कर दिया तो उस परिवार की संख्या 999 बन जाती है अपने आप। यदि विकल्प में आवासीय सह अनुपयोग और बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। इसको आपको लास्ट में आके करना पड़ता है, उसको कोई परिवार संख्या नहीं मिलती है बंद वाले को। यदि विकल्प आवासीय सह अनुपयोग और संस्थागत और बंद दोनों है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा, क्योंकि वो बंद है। बंद है तो बंद के परिवार को जब पारिवारिक पते नहीं है आपको इसमें कौन है, तो आप उसको नंबर कैसे आवंटित करेंगे? उसी तरह ऐप भी इसको सेल्फ अंडरस्टूड में चलता है। अब 10वां है कि व्यक्तियों की कुल संख्या। सामान्य और संस्थागत दोनों घरों में रहने वाले व्यक्तियों को दर्ज किया जाना है। शिशु, बुजुर्ग, सभी लिंगों के समस्त व्यक्तियों को शामिल इसमें करना है। बच्चा, बुजुर्ग, जिस भी लिंग के मेल फीमेल जो भी है सबको, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ना, ये सभी लोगों को यहाँ जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि 6 महीना का है कि 5 दिन का है, अगर है तो आपको उसमें करना पड़ेगा। और किसको? नियमित निवासियों को भी शामिल किया जाएगा, भले ही उनमें से कुछ उस दिन अनुपस्थित हो, चाहे कहीं वो बाहर है लेकिन वो ज्यादातर जगह यहाँ वो रहता है। यूं कहे कि वो यहाँ उसकी गणना खुद कराना चाहिए। ठीक है, अस्थायी आगंतुकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आगे है परिवार के मुखिया से संबंधित बातें। और प्रश्न 11 से और आपको 13 उससे संबंधित है। अब परिवार का मुखिया कौन होगा? वह व्यक्ति जिसे परिवार में मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी वह निर्णय लेने वाला होता है। मुख्य जिम्मेदारी उसी के द्वारा निभाई जाती है। और संस्थागत परिवार कोई होता है तो उसमें जो परिवार के लिए नाम और स्थान के नाम पर पद नाम उसका दर्ज किया जाता है। ठीक है, और समान परिवार में उसी व्यक्ति को कहा जाए जो निर्णय लेता है, जिसके निर्णय मान्य होते हैं परिवार में, और जो जिम्मेदारी, मुख्य जिम्मेदारी परिवार को चलाने की जिसकी होती है, वो आपको मुखिया माना जाता है। ऐसा नहीं कि जो सबसे बुजुर्ग है उसको मुखिया मान लिया जाता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ 12वें प्रश्न में परिवार के मुखिया के लिंग।
आपको बताना पड़ेगा मेल फीमेल। और परिवार तीसरा है, 13वां है परिवार के मुखिया के लिए उसकी जाति और संबंध में। अगर जाति परिवार के मुखिया की पता चल जाती है तो सभी परिवार के सदस्यों की पता चल जाती है। यही बात यहाँ है, वही बात यहाँ कही गई है। अब देखिए, परिवार के मुखिया के धर्म के बारे में पूछकर भी उसके उत्तर की पुष्टि की जा सकती है। यदि परिवार का मुखिया न हो तो न मुखिया न तो अनुसूचित जाति का है और न अनुसूचित जनजाति का, तो कोड 3 होगा। अगर उसमें से है तो आपको एससी है एसटी है, आप उसमें से 1 2 3 विकल्प ही हैं, आप उसमें से चुन सकते हैं, आसान है। अब देखिए इस घर का स्वामित्व, अब स्वामित्व की स्थिति बनती है कोड 1 कोड 2 3 कोड 4, यानी 4 विकल्प मिलते हैं उसमें। स्वामित्व वाला मकान यानी जो आपका हो। किराए का मकान, किराया नगद या वस्तु के रूप में दिया जाता है। नियोक्ता द्वारा किराया पर दिया गया आवास किराए पर लिए गया लेकिन अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है तो सरकारी आवास इसी तरह के आवास। और इसको जरा स्पष्ट हो जाइए, किराया नगद या वस्तु के रूप में दिया जाता है। नियोक्ता द्वारा किराए पर दिया गया आवास किराए पर लिया गया लेकिन अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है, सरकारी आवास और इसी तरह के आवास। यानी आपको अगर कोई आवास आवंटित है और किराया सरकार उसके लिए आपको किराया निर्धारित किया है, या आप भले नहीं लिया जा रहा है तो हो सकता है आप किराए पे ही रह रहे हैं, क्योंकि आप वहां चले जाएंगे फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तो वो समझिए किराए वाला मकान ही आपको ट्रीट होगा, क्योंकि आपका स्वामित्व उस पर नहीं है। अब देखिए स्वामित्व यानी यूं कहें कि आपका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब रहने योग्य कमरों की संख्या, किसको कमरा मानेंगे और किसको कमरा रहने योग्य कमरा के अंतर्गत नहीं मानेंगे। बैठक कक्ष को कमरा मानेंगे, ये बैठक कक्ष आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं। नौकर का कमरा अगर है वो भी माना जाएगा। आपका अध्ययन कक्ष कमरा माना जाएगा, शयन कक्ष कमरा माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? आप रसोई घर रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या में गिनती नहीं में लिया जाएगा। भंडार गृह है वो नहीं शामिल किया जाएगा। बाथरूम शौचालय नहीं माना जाएगा। गलियारा बरामदा नहीं माना जाएगा। आगे है वह घर जिसमें एक कमरा दुकान कार्यालय के साथ साथ रहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो रहने के लिए कमरे क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। रहने का मतलब एक ही कमरा है जिसमें दुकानों है या कार्यालय है और उसमें रहा भी जा रहा है, तो उसको क्या मानेंगे? उसको शून्य कहेंगे। एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा किया जाने वाला रहने का कमरा किसी भी परिवार के लिए गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा किए जाने वाला किसी भी परिवार के गणना में आपको उसको नहीं माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और परिवार में रहने वाले वैवाहिक दंपतियों की संख्या, विवाह के माध्यम से एक दंपति आपको बनता है। अस्थायी संबंध लिविंग रिलेशन को विवाहित दंपति माना जाता है। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज की जानी है। वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले ही उनमें से एक अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो और उनकी उम्र चाहे जो भी हो, दंपति के रूप में गिना जाएगा। यदि व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित दंपति मौजूद नहीं है तो शून्य दर्ज किया जाएगा। स्पष्ट हो गया? इस तरह से इन 16 प्रश्नों में अगर मगर को हमने जाना, इफ बट को जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही शेष प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।